तो आपको कल आपने क्लास किया था तो आप लोगों ने उस चीज़ को रिवाइज किया होगा तो देख और उस चीज़ को देखा होगा। तो उसमें लगभग लगभग हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लिए थे। बस वहाँ पे जो हिस्टोरिकल पार्ट है, जो टाइमलाइन है, वो हमने कवर नहीं किया था। हम आज उसको मेनली उसी को कवर करेंगे। तो कल कल जैसे कुछ पॉइंट छूट गए थे हमारे, जैसे कि साउथ कोरिया को हेरिटेज किंगडम कहते हैं या फिर बोलते हैं लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, क्योंकि वहाँ पे जो नेचर है, जो साउथ कोरिया का नेचर है, वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत फ्रेश एयर है, तो इसलिए उसको एक टर्म दिया गया लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। और ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये कि कोरिया को क्या कहते हैं, या फिर पूछ लेता है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको बोलते हैं, तो वो साउथ कोरिया है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन वैली ऑफ साउथ कोरिया, जो जैसे कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है। वहाँ पे मेनली जो वर्ल्ड के टॉप जो टेक्नोलॉजी में हमारे जो एमएनसीज हैं वो सिलिकॉन वैली में है। ऐसे साउथ कोरिया का सिलिकॉन वैली कौन सा है, तो पैंगो टेक्नो वैली। फिर जिमजिलबांग जो होता है, ये होता है हॉट स्टीम बाथ, या फिर इसको जो सौना बोलते हैं। जैसे कि आप अगर रशियन में पढ़ेंगे तो रशियन में बान्या बोलते हैं। मीन्स ये ट्रेडिशनली एक होता है कि जब कोई वहाँ का जब साउथ कोरियन है, जब वो पूरे दिन में स्ट्रेस हो जाता है, पूरे दिन काम करने के बाद वो स्ट्रेस हो जाता है, तो वीकेंड पे लोग जाते हैं जिमजिलबांग में। और ये यहाँ पे लोग हॉट स्टीम बाथ लेते हैं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। फिर नेक्स्ट है कि द लियानकोट रॉक्स वेयर ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलेट्स इन द सी ऑफ जापान। जो लियानकोट है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो सी ऑफ जापान में है, जिस पे जापान क्लेम करता है, लेकिन ये इसको जो कंट्रोल करता है वो साउथ कोरिया कंट्रोल करता है इस पे। लेकिन इसको जो इस पे क्लेम करता है जापान की नहीं ये हमारा पार्ट है, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका है वो साउथ कोरिया के पास है। नेक्स्ट है किम डे जोंग is the only Korean to win Nobel Prize. He got Nobel Prize for Peace Prize for his work for democracy, human rights in South Korea and East Asia in general, and for peace and reconciliation with North Korea. किम डे जोंग जो थे ये सबसे इनको अच्छा वहाँ का प्रेसिडेंट माना जाता है साउथ कोरिया का, क्योंकि इनके टाइम में काफी सारे रिफॉर्म्स हुए थे और इन्होंने काफी वर्क किया था कि कैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का रीयूनिफिकेशन हो सके और कैसे दोनों के बीच में कॉपरेशन बढ़ सके। तो इनको नोबल पीस प्राइज मिला था। और ये सिंगल मतलब अकेले ऐसे कोरियन हैं जिनको नोबल प्राइज मिला हुआ है। उसके बाद है यूएस डिप्लॉयड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये थर्ड जो है एंटी मिसाइल सिस्टम है जो साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया गया था 2016 में, जब नॉर्थ कोरिया का एग्रेशन बढ़ रहा था और बार बार वो मिसाइल टेस्टिंग कर रहा था, और उसके न्यूक्लियर थ्रेट को कम करने के लिए, उसके डिटरेंस के लिए थर्ड सिस्टम का 2016 में ये डिप्लॉय किया गया था। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि जो कोरिया में है वहाँ पे कौन सा एंटी मिसाइल सिस्टम डिप्लॉयड है, तो थर्ड होता है, उसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड कोरिया रिलेशन। मीन्स जो मेजर डेवलपमेंट्स में हम दोनों के जो इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन के बीच में जो मेजर डेवलपमेंट्स है उसको पढ़ेंगे। तो अभी इंडिया एंड कोरिया फ्रेंडशिप पार्क बना रहा है, अभी उसका लास्ट ईयर 2019 में इसका वो हुआ था। ये दिल्ली कैंटोनमेंट में है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये दोनों जो कंट्री है इसने ज्वाइंटली इसको डेवलप किया है, और ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के जो फ्रेंडली रिलेशन है, जैसे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का रिलेशन पहले उतना अच्छा नहीं था, मतलब हमारा ट्रेड जो था उनसे उतना अच्छा नहीं था। लेकिन बाद में जब हमारा ट्रेड अभी हमारा ट्रेड जो है उनके 17 बिलियन डॉलर के आसपास में है, तो हमारा जो उनसे ट्रेड बढ़ा, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ा। उसके बाद हम अभी इंडिया और कोरिया काफी काम कर रहे हैं और दोनों अपने रिलेशन को आगे डेवलप करने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने अभी इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इन्होंने डेवलप किया है, जो दिल्ली कैंटोनमेंट में है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो है कि
जो इंडिया साउथ कोरिया का फ्रेंडली रिलेशन है उसके लिए सिग्निफिकेंट में ये बनाया गया। दूसरा ये है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था कि जब 1950 और 1953 में कोरियन वॉर हुआ था, तो उस समय जो यूएन की एक साइड पे तो नॉर्थ कोरिया था, जो सपोर्ट था उसको रसिया का, चाइना का। तो जो साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया को सपोर्ट था मेनली तो यूएस था, लेकिन उसमें जो यूएन का भी था, उसमें यूएन ने अपनी फोर्स भेजी थी, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी कमांड भेजी थी। तो उसके अंदर में 21 कंट्रीज की जो मिलिट्री थी वो साउथ कोरिया की तरफ से फाइट की थी। तो उसमें एक इंडिया भी था, लेकिन इंडिया का जो इसमें कंट्रीब्यूशन था वो मिलिट्री मिलिट्री का नहीं था। हमारा जो था ना वो मेडिकल का था। हमारी जो आर्मी का जो हमारा जो मेडिकल कॉर्प है वो उसमें रोल प्ले किया था, क्योंकि इंडिया शुरू से न्यूट्रल रहा है। वो जैसे यूएस के और यूएस एंड रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कोल्ड वॉर था और शुरू में एक जो वर्ल्ड पावर बनने का गेम था, उसमें इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहा है। तो इंडिया का जो इसमें रोल था वो मतलब वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट बट वो यूएन की तरफ से एज ए मिलिट्री नो नहीं, एज ए मेडिकल सपोर्ट के लिए गया था। जैसे इसमें क्या था कि वहाँ पे एक स्टैच्यू भी है, जनरल के.एस. थिम्मैया। ये एक आर्मी के जनरल थे और इनका जो कंटिंजमेंट था गया था यूएन की तरफ से, एनएनआरसी करके था, चेयरमैन ऑफ न्यूट्रल नेशन रिपार्टीशन कमीशन, जो हेड किया था इंडिया ने। और इस कमीशन का काम क्या था कि जो प्रिजनर्स थे वॉर में, उनको कैंप में कैसे लाया जाए। जो प्रिजनर्स जो वॉर में प्रिजनर्स होते हैं तो उनको कैसे उनको रिलीज किया जाए, कैसे उसको कैंप्स में लाया जाए। तो ये यूएन के असाइनमेंट था जिसमें इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था, तो उसकी तरफ से ये गए थे। फिर इस पार्क का एक और सिग्निफिकेंस क्या है कि जो हमारा ये गया था 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस जो था, जो हमारा कोरियन वॉर में ये एक मेडिकल टीम गई थी जिसने 1,95,000 केसेस को देखा था और उसने 2300 फील्ड सर्जरीज भी की थी। नेक्स्ट। और जो ये पार्क है इसमें एक पिलर है, उस पिलर में इनकम्पोज किया है। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो उस समय इंडियन नेशनलिज्म पे काफी कुछ कर रहे थे, गीतांजलि लिखा था, और गीतांजलि के बाद उन्हें नोबल लिटरेचर का नोबल प्राइज मिला था। तो उस समय ये वर्ड फेमस हो चुके थे। ऐसे टाइम पे जब जापान ने कब्जा कर लिया था कोरिया पे, और कोरिया में बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा था और उनकी रिप्रेस कर रहा था, ऐसे टाइम पे कुछ कोरियंस थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले और उन्होंने बोला कि आप एक बार हमारे कोरिया में आइए, और कोरिया में आके हम लोग को थोड़ा मतलब कि जो उनका एक रेसिस्टेंस चल रहा था जापान के खिलाफ, एक इंडिपेंडेंस का उनका वॉर चल रहा था, उसमें इन्होंने बोला कि रविन्द्रनाथ टैगोर से कि आप कोरिया आइए और एक बार यहाँ के लोगों से मिलिए और उनको मोटिवेट कीजिए इंडिपेंडेंस के लिए। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर कोरिया तो नहीं जा पाए थे, लेकिन उन्होंने एक उसके लिए कोरिया के लिए उन्होंने एक पोयम लिखा था जिसका नाम था द लैम्प ऑफ द ईस्ट, और इस पे अभी काफी रिसर्च भी हुआ है। तो ये बहुत फेमस है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, या द लैम्प ऑफ द ईस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार पहले पूछा भी है शायद। उसके बाद है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ कोरिया हैज साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन किया था, जिसको बोलते हैं सेपा, इन 2009 में। और इस जो एग्रीमेंट है इसके अंदर में क्या था कि दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड को डेवलप करने के लिए और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए उन्होंने एक फ्री ट्रेड के लिए 2009 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका नाम था सेपा। फिर उसके बाद क्या है कि अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ये दोनों एक डेवलप कर रहे हैं प्रिंसेस पार्क अयोध्या में। अयोध्या में क्यों डेवलप कर रहे हैं इसको मैं आगे बताता हूँ। अभी on November 4, 2018, the South Korean First Lady Kim Jong-suk has visited Ayodhya and a memorial was developed. Sorry, यहाँ पे कट किया ये। तो उसकी कहानी क्या है कि अयोध्या में जो था, अयोध्या में ऐसा माना जाता है, माइथोलॉजी है, सामगिक यूसा एक बुक है जहाँ पे इनके पास्ट की स्टोरीज जो है, माइथोलॉजी की स्टोरीज है जो साउथ कोरिया की,
उससे पता चलता है कि प्रिंसेस सूरी रत्ना थी, जो अयोध्या की राजकुमारी थी। एक्चुअली ये कंफर्म नहीं है, माइथोलॉजी है, तो उसमें जो मेंशन है उसका नाम है ये जो ये देखेंगे उसके बाद वाली लाइन है अयुता, तो उसका नाम जो प्रोनाउंसिएशन है वो अयोध्या की तरह ही है। तो इसको दो कंट्री क्लेम करते हैं, इंडोनेशिया बोलता है कि ये जो जगह है ये मेरे यहाँ है, और कुछ लोग क्लेम करते हैं ये अयोध्या की बात कर रहा है, जो हमारे इंडिया में उस समय था अयोध्या। तो उसमें ये है, जो माइथोलॉजी है वो ये है कि प्रिंसेस जो सूरी रत्ना थी ये अयोध्या में थी, और इनको एक दिन रात को सपना आया, उन्होंने एक प्रिंस का सपना देखा, और जो सपना देखा उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं उनसे मिलूंगी, उनसे शादी करूंगी। इसके लिए उन्होंने उस जो सारे ओशियंस हैं और सीज उनको क्रॉस करके वो एक शिप से कोरिया गई थी, और वहां पे जो ये है गाया, गाया बोलते हैं या काया बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कोरियन में होता है, तो वो दोनों एक ही जैसे हो जाता है। तो वहां पे गई, और वहां पे एक किंग था किम सुरो, उन्होंने उससे शादी कर ली थी, और कराक डायनेस्टी को बनाया था 48 एडी में। और बोला जाता है कि उसके बाद वो 150 साल दोनों जिंदा रहे थे, और उनके 10 चाइल्ड थे। और अभी जो है क्या है कि कोरिया में क्लैन क्लैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब लोग अपना क्लैन, जैसे किम है और ये क्या कहते हैं जुंग है, अलग अलग सारे क्लैन है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये है प्रिंसेस सूरी रत्ना और ये किंग किम सुरो, इन दोनों का जो डिसेंडेंट्स हैं वो अभी 6 मिलियन है, मीन्स 10% ऑफ कोरिया पॉपुलेशन, 6 मिलियन डिसेंडेंट्स हैं। और ये अपना इंसेक्टर्स को जो मानते हैं कोरियंस, जो 10% है, वो अपना इंसेक्टर्स को मानते हैं अयोध्या से। और इसमें क्या है कि जो ये है, मतलब कोरिया में ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पैटर्नल फादर को माना जाता है, कि लिंगेज में पैटर्नल फादर को माना जाता है, कोरिया में मैटरनल को माना जाता है, मीन्स आपकी मदर का जो एंसेस्टर्स रहे होंगे उसके थ्रू माना जाता है। तो इसलिए यहाँ के जो 6 मिलियन जो लोग हैं, ये अपने डिसेंडेंट्स को मानते हैं कि ये लोग अयोध्या से थे। और इसका अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, और दोनों के बीच में कल्चरली ज्यादा डेवलपमेंट हो, इसके लिए वहाँ पे भी जो ये किम सूरी रत्ना है उनका जो टॉम्ब है उसको भी डेवलप किया जा रहा है एक म्यूजियम में, एग्जीबिशन में। और इंडिया में भी जो अयोध्या है, अयोध्या में एक मेमोरियल बनाया गया था। उसके बाद अभी यहाँ पे भी एक पार्क भी, एक प्रिंसेस पार्क भी बनाया जा रहा है, और अभी काफी कोरियंस वहाँ आने लगे हैं। और जो ये मून जाए की वाइफ है, जिसको बोलते हैं साउथ कोरिया फर्स्ट लेडी, किम जोंग सुक, ये अयोध्या में 2018 में आई थी, जब ये दिवाली सेलिब्रेट हो रहा था, तो उस टाइम आई थी। और ये एक दोनों के बीच में कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्शन एक बढ़े दोनों कंट्रीज के बीच में, और एक दोनों के बीच में बेटर रिलेशन डेवलप हो, इसके लिए इस पे काम किया जा रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट की 2018 में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जाए-इन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जॉइंटली इनॉग्रेटेड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन असेंबली फैक्ट्री इन नोएडा, द लार्जेस्ट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। अभी 2018 में मून जाए-इन और नरेंद्र मोदी जी ने दोनों ने सैमसंग का जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है अभी तक का, वो नोएडा में इन्होंने एक साथ में इनोग्रेट किया था, जो कहा जाता है वो लार्जेस्ट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी विजिटेड साउथ कोरिया इन 2019, ही वाज कन्फर्ड विथ सियोल पीस प्राइज। 2019 में नरेंद्र मोदी गए थे साउथ कोरिया, वहाँ काफी सारे एग्रीमेंट्स एंड ट्रेड डील्स हुई थी, वहाँ पे इनको सियोल पीस प्राइज दिया गया था। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ये भी पूछा था ना कि शायद मुझे याद नहीं, मैंने पीएचडी का एग्जाम दिया था, उसमें आया था या बीए के एग्जाम में था, ऐसा क्वेश्चन था कि कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब 4 लीडर्स का नाम दिया था इंडिया के, और उसमें पूछा था कि कौन से लीडर इसमें हैं जो साउथ कोरिया विजिट नहीं किए थे। तो उस समय एक एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम था, एक मोदी का नाम था, एक प्रतिभा सिंह पाटिल का नाम था, और एक अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था। तो उसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो साउथ कोरिया विजिट नहीं किए थे, मीन्स अपने टेन्योर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो साउथ कोरिया विजिट नहीं किए थे। तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं कि उससे प्रीवियसली कौन कौन विजिट किया था, ऐसे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। अब मुझे याद नहीं है बीएम पूछा था कि ये पीएचडी में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पूछा था लास्ट ईयर। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोगों की एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, किंगडम। मेनली वहाँ राजा के बारे में या किंग के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उतना कोई याद नहीं कर सकता। और जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें बेसिक चीजें पूछी जाती है, ऐसे कि जो
एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जो हो कंट्री का, वो आपके पास हो। तो मेनली इसमें पूछ लेता है कि जैसे 4 किंगडम का नाम दे दिया, और उसमें पूछ लिया कि इन 4 किंगडम में कौन सा किंगडम जो है जो यहाँ पे कोरिया में नहीं था। तो मान लो सिल्ला दे दिया, गोरियो दे दिया, जॉनसन दे दिया, चौथा कोई ऐसा दे दिया रैंडम जो किंगडम नहीं है। तो वो पूछ देगा, ऐसे पूछ लेता है। या फिर पूछ देगा 4 दे दिया, उसने पूछा इसमें कौन सा कोरियन था। तो एक बार किंगडम का नाम याद कर लेना, और ज्यादा फर्स्ट और लास्ट और यही सब पूछता है। और मेनली एक जो यूनिफाइड सिल्ला किंगडम था इसके बारे में पूछता है। तो पहला देखते हैं 2333 बीसी में क्या था। डांगुन जो बताया था, पिछले जो क्लास लिया था उसमें डांगुन के बारे में बताया था। ही वॉज द फर्स्ट किंग, and Dangun was the legendary founder and god king of Gojoseon dynasty, and the first Korean kingdom. He is said to be grandson of heaven and son of beer. तो लास्ट टाइम बताया था कि जो ये सन था डेंगुन जो था, ये भालू जो था, मतलब बियर था, जो बाद में कन्वर्ट हुआ था उमैन में, उमैन से जो डांगुन हुए थे। तो ये पहले राजा हुआ था, इसलिए बोला था सन ऑफ बियर। और इनको बोला था ग्रैंड ऑफ हेवन, क्योंकि जो इनके जो ग्रैंडफादर थे वो तो एक गॉड थे, तो इसलिए बोला जाता है ग्रैंडसन ऑफ हेवन। फिर उसके बाद है क्या कि 57 बीसी से लेकर 668 एडी तक यहाँ पे 3 किंगडम्स थे जो को एग्जिस्ट करते थे। एक था नॉर्थ में, एक सेंट्रल कोरियन पेनिनसुला में, एक साउथ में। तो एक था गोगुरियो डायनेस्टी, ये 37 बीसी से लेकर 668 एडी तक था। ये फिर बैकजी था 80 बीसी से लेकर 660 एडी तक। और सिल्ला था 57 बीसी से 668 एडी तक। तो ये जो 3 अलग अलग किंगडम थे एक कोरियन पेनिनसुला पे, इसमें मैं पिछली बार पढ़ाया भी था कि 3 मॉन्क थे जो बुद्धिज्म को इस तीनों किंगडम में स्प्रेड किए थे, आए थे और इनको इंट्रोड्यूस किए थे। फिर उसके बाद है 668 एडी टू 935 एडी जो था। उसके बाद क्या हुआ, जो ये सिल्ला किंगडम था उसने क्या किया था, बाकी दोनों पे कब्जा कर दिया, गोगुरियो और बैकजी पे, और इन्होंने एक यूनिफाइड सिल्ला किंगडम बनाया। मतलब पूरा कोरियन पेनिनसुला जो था वो यूनिफाई होके एक किंगडम बन गया था। और उस समय मैंचूरिया जो है अभी चाइना में, वो भी इसी का पार्ट था। फिर उसके बाद 1918 में से लेके 392 तक क्या हुआ, गोरियो डायनेस्टी थी। फिर उसके बाद 392 से लेकर 910 तक जोसन डायनेस्टी थी, जिसमें इम्पोर्टेंट ये है, इसमें पूछ सकता है 1446 में किंग सेजोंग द ग्रेट जो थे, उन्होंने इन्वेंशन किया था हांगुल जो स्क्रिप्ट है उसका किया था। तो ये है मेनली, इसमें ज्यादा पूछेगा नहीं, इसमें बस ये पूछेगा कि डायनेस्टी कौन कौन सी थी। एक बार जो भी आपका डायनेस्टी है उसको देख लेना ताकि वहां पूछे तो कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मैं अपने हिसाब से बुलाऊं, वहाँ का मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, मतलब कि मेनली जो वहाँ पे मोनार्की खत्म हुआ तो उसके बाद का जो चीजें शुरू हुई। तो जो उससे पहले मोनार्की तो खत्म हुआ 1910 में, तो 1910 से पहले क्या डेवलपमेंट हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे जापान जापान ने कोरिया को अपनी कॉलोनी बनाई, तो उसके लिए है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, कोरियन एम्पायर जो था एनेक्स हुआ था इन द एम्पायर ऑफ जापान। जोसन कोरिया हैड कम इनटू जापानीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस विद द जापान कोरिया ट्रीटी ऑफ 1876। इसमें क्या हुआ था कि आप लोग जब जापान पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि मेजी मेजी जो था, मेजी रिस्टोरेशन जो पीरियड था, जो एक किंग हुआ था, मतलब एक किंग था जापान का। तो उसके टाइम में क्या हुआ था कि जो जापान है बहुत पावरफुल हो गया था। जापान में उसने बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किए थे और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। उस टाइम में क्या हुआ था कि जापान को एक एम्पायर बनना था, उसको इम्पीरियल एक स्टेट बनना था, एक इम्पीरियल कंट्री बननी थी। तो उसने क्या किया था, अपने यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे उसने रेलवे लाइंस, पोर्ट्स, ये सब डेवलप करना शुरू किया। तो उसकी जो नजर थी वो कोरिया पे भी थी, और जो कोरिया था, कोरिया पे जो इन्फ्लुएंस था वो चाइना का था। तो एक रीजनल जो एक पर्टिकुलर रीजन में जो आपस में डोमिनेंट कंट्री को आपस में जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम डोमिनेंट रहेंगे, हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, वो ईस्ट एशिया में था। तो ईस्ट एशिया में जो मेजर प्लेयर्स थे वो चाइना था, जापान भी बहुत तेजी से पावरफुल हो रहा था, उसके बाद रसिया था। तो जो मेन इन्फ्लुएंस था कोरिया पे वो चाइना का था कहीं ना कहीं। तो ऐसे टाइम में जब मेजी रिस्टोरेशन हुआ और चाइना में जापान में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क होने लगे, तो जो इसकी नजर पड़ी, इसकी जापान एम्पायर की नजर पड़ी, उन्होंने कोरिया के एम्पायर से एक ट्रीटी साइन करवाया था कि हम आपके जो कोरिया है इसको हम डेवलप करेंगे, कोरिया में बहुत सारे पोर्ट बनाएंगे, रेलवे लाइन लाएंगे,
और भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वर्क करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, 1876 में एक ट्रीटी साइन की, जिसको बोलते हैं जापान कोरिया ट्रीटी ऑफ 1876। तो इसके थ्रू इसने क्या किया, यहाँ पे जो जापानीज थे, बहुत सारे जापानीज कोरिया में आने लगे वर्क के बहाने और बिजनेस के बहाने। और इन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ का जो पहले क्या था कि जो ये कोरिया था ये आइसोलेशन में था, मतलब बाहर की कंट्री से इसका ज्यादा रिलेशन नहीं था, मतलब बाहर की कंट्री यहाँ ज्यादा ट्रेड नहीं करती थी। तो जो ये ट्रीटी साइन हुआ उसका जापान कोरिया में जो था ट्रेड शुरू हो गया, और जो जापान था उसने अपना बहुत सारा पोर्ट बना दिया, वहाँ कंट्रोल करने लगा। फिर उसके बाद क्या किया उसने कि इसने अपने लोगों को वहाँ भेजना, सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया, मतलब जापानीज पीपुल कोरियन पेनिनसुला पे आके सेटलमेंट करने लगे। तो इससे धीरे धीरे जो जापान का था इन्फ्लुएंस ये बढ़ने लगा कोरिया पे। नेक्स्ट है, इट वाज डिजाइन टू ओपन कोरिया टू जापानीज पोर्ट एंड द राइट्स ग्रांटेड टू जापान अंडर द ट्रीटी वर सिमिलर टू दोज ग्रांटेड वेस्टर्न पावर इन जापान फॉलोइंग द विजिट ऑफ कमोडोर पेरी इन 1854। 1854 से पहले क्या था, जापान भी जो था ये आइसोलेशन में था। जापान भी एक टाइम पे था जब पूरी दुनिया से कटा हुआ था, किसी के साथ उसका ट्रेड नहीं होता था, किसी के साथ किसी कंट्री के साथ उसका रिलेशन नहीं था। ऐसे टाइम में जब वेस्टर्न पावर्स ने जापान में वो करना चाहा, अपना ट्रेड को बढ़ाना चाहा, तो जापान ने मना कर दिया था। तो कमोडोर पेरी थे, वो अपना शिप लेके गए थे और जापान में जाके जापान को हरा दिए थे। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसकी वजह से जापान ने अपना जो पोर्ट्स हैं वो बाकी कंट्रीज के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ट्रेड के लिए खोला था। सिमिलर काम जापान ने कोरिया में किया था, और कोरिया में इन लोगों ने ट्रीटी साइन करने के बाद जो उसका पोर्ट्स है उसको ओपन कर दिया था कोरिया के लिए। जापान अपने खुद के लिए कर दिया था ताकि जापान ट्रेड कर सके। और क्या उसके अंदर ये था, फिर उसमें क्या हुआ, जापानी जो मर्चेंट थे वो कैम टू बुसान विच बिकम्स द सेंटर फॉर फॉरेन ट्रेड एंड कमर्स। बताया था पहले पिछली क्लास में कि बुसान जो है वो मेजर पोर्ट सिटी है। तो जापानी जो और वो जो बुसान है उसका लोकेशन भी जापान साइड में, मतलब सी ऑफ जापान की साइड में ही है। तो जापानी मर्चेंट जो थे वो बुसान आने लगे, और जो बुसान था वो सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड कॉमर्स का एक मतलब हब बन गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जापान जो था, फिर जो चाइना था, चाइना को एक इनसिक्योरिटी हुई। चाइना को लगा कि जापानीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कल ये हमारे लिए थ्रेट हो सकते हैं, और जापान का जो इन्फ्लुएंस है कोरिया पे वो बढ़ता जा रहा है। तो दोनों के बीच, जापान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। इसी की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चाइना ने एक कुछ रिबेल ग्रुप थे जो कोरिया में थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया। और जब इसने सपोर्ट करना शुरू किया तो वो लोग अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी जोसन पीरियड का, उस समय जो किंग थे गोजोंग थे, उनके खिलाफ और जापान के खिलाफ उन्होंने रिवेल करना स्टार्ट किया, जिसको जापान ने रिप्रेस कर दिया। और चाइना और ये जापान, इसके बाद क्या हुआ, जो किंग डायनेस्टी थी चाइना की, उसने अपने मिलिट्री को भेजा था कोरियन पेनिनसुला पे। वहाँ पे जापान और चाइना में वॉर हुआ, जिसमें फर्स्ट फाइनल जापानीज वॉर कहते हैं, और हुआ था 1895 में। ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल जापानीज वॉर कब हुआ था, 1895। और इसमें जापान ने चाइना को हरा दिया। और जब जिसने हरा दिया तो उनके बीच में जब जो हारता है, तो जब दो कंट्रीज हारती हैं तो उसमें ट्रीटी साइन होता है। तो ट्रीटी का नाम था शिमोनोसेकी। 1895 में दोनों के बीच में जो ट्रीटी साइन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि कोरिया ने नहीं, चाइना ने क्या किया, कोरिया कोरिया का अथॉरिटी, मतलब एक इन्फ्लुएंस था, वो चाइना खत्म हो गया। और उस ट्रीटी में ऐसा था कि द फुल एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमी ऑफ कोरिया, जो फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, कोरिया को मिलेगा। कोरिया को नहीं मिलेगा, वहाँ जापान को मिल रहा है एक्चुअली। जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस था, चाइना का मतलब ये था कि उस ट्रीटी में ये था कि चाइना यहाँ कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद जो है वो सिर्फ जापान का कंट्रोल लेगा, चाइना इधर इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो वॉर हार चुका था और उसने ट्रीटी साइन कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि फुल इंडिपेंडेंस हो गया जोसन कोरिया का 1895 में, और जापान उसको कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। गौरव भैया, फिर क्या हुआ 1896 में, जो किंग गेजोंग था ये जो फ्ली कर दिया गया, मतलब कि वहां से भाग गया था, क्योंकि जापान का वहां पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। और गोजोंग को ये लोग कुछ समझ नहीं रहे थे, धीरे धीरे उसका कंट्रोल जापान का कोरिया पे उस पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। बिजनेस वही संभालते थे, वहाँ की 10% जमीन पे उनका कब्जा हो गया था, 10% लैंड पे। और करीब 1,70,000 के करीब जापानीज वहाँ सेटल हो चुके थे।
तो ऐसे टाइम में किंग गोजोंग था, उसने जब जापान चाइना तो हार चुका था, अब वहाँ पावर जो बचा था वो रसिया बचा था। तो ये रसा के पास ये गए गोजोंग, वहाँ पे फ्ली कर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि रसिया ने भी इंटरफेयर करना शुरू किया, क्योंकि जापानीज सैकलिन जो आइलैंड्स है वहां भी इनका कॉन्फ्लिक्ट था। सैकलिन जो था पहले जापान के पास था, रसिया उस पर क्लेम करता था, तो उधर भी एक कॉन्फ्लिक्ट था और रसिया को भी लगता था कि जापान का जो एक इन्फ्लुएंस है बढ़ता जा रहा है, और कोरिया में भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो उस समय वहां पे थे ये निकोलस टू थे। तो निकोलस टू, जार निकोलस टू थे, तो उन्होंने यहाँ इंटरफेयर करना शुरू किया कोरियन पेनिनसुला में जापान के अगेंस्ट में। तो इन दोनों के बीच में भी एक वॉर हुआ, जिसको 1904 में स्टार्ट हुआ था और 1905 में खत्म हुआ। और इसमें क्या हुआ था कि जो रसा था, रसा हार गया था, ये पूरा वॉर जो था हार गया था, और जापान जो था वो विन किया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जापान ने एलिमिनेट कर दिया लास्ट राइवल टू इन्फ्लुएंस इन कोरिया। तो लास्ट जो राइवल थे उनको इन्फ्लुएंस को इसने खत्म कर दिया, इसने हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, पोर्ट्समाउथ ट्रीटी हुई, जिसमें क्या हुआ, रसिया ने एक्नॉलेज किया कि जापान जो है ये एक पैरामाउंट पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक है, और इसका कोरिया में इंटरेस्ट है, तो वो इसके बाद इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद क्या हुआ, कोरिया वाज obliged to become a Japanese protectorate by जापान कोरिया ट्रीटी ऑफ 1905। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें ये इसके जापान कोरिया ट्रीटी ऑफ 1905, जिसके अंदर कोरिया जो था वो जापान के अंदर में आ गया। मीन्स कि जापान कोरिया अपना ट्रेड करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जो उसका एक्सटर्नल मैटर है, वहाँ की मिलिट्री को कम कर दिया, वहाँ की जो मिलिट्री है उसको 1000 कर दिया। मीन्स जो कोरिया की मिलिट्री थी उसको जापान ने कम करके 1000 पे ले आया, और उसका जो एक्सटर्नल मैटर होगा, उसका एक्सटर्नल जो पॉलिसीज होंगी, ये सब जापान कंट्रोल करेगा। बाकी जो वहाँ का किंग है, बस वो नाम का किंग रह गया था, किंग किंग गोजोंग था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1910 में क्या हुआ, जापान ने इफेक्टली एनेक्स कोरिया विद जापान कोरिया ट्रीटी ऑफ 1910 साइंड बाय द ये यानवोंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोरिया, एंड तेराउची मासाटेक को बिकम द फर्स्ट जापानीज गवर्नर जनरल ऑफ कोरिया। तो इन्होंने क्या किया कि जापान तो एक एम्पेरियल स्टेट था, और जो उस टाइम जापान था उसको मतलब पावर की बहुत वो थी कि हमको अपने पावर को बढ़ाना है, पूरा ईस्ट एशिया को कंट्रोल करना है। तो ऐसे टाइम में उसने क्या किया कि पहले तो क्या था कि उसका सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल मैटर देखता था, उसको कंट्रोल करता था। इसने 1910 में फुल्ली एनेक्स कर दिया। और उसमें उस समय क्या था, इन्होंने किंग जो गुजोंग था उसका इन्होंने वो नहीं लिया, कंसेंट होता है वो नहीं लिया इन्होंने। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो ये यानवोंग जो थे, इनको इन्फ्लुएंस लेके उसने एक साइन करवा दिया, और उसने एक जापान का गवर्नर जनरल, जैसे इंडिया में जब ब्रिटिश इंडिया, जब यहाँ पे ब्रिटेन वाले आए थे तो उन्होंने गवर्नर जनरल अपॉइंट कर रखा था वहां से, वैसे ही इन्होंने तेराउची मासाटेक को इन्होंने गवर्नर जनरल जो था ये इसने अपॉइंट किया था। और इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ, इसकी वजह से जापान जो था उसने साउथ कोरिया का फुल्ली एनेक्स कर दिया 1910 में। तो अगर ये पूछेगा कॉलोनियल जो पीरियड था जापान कोरिया का, वो कब था, तो 1910 से लेकर 1945 था। ये कंफ्यूज मत होना 1905 से, उस समय था लेकिन फुल्ली कंट्रोल नहीं था। उसमें क्या था कि इंटरनल मैटर जो था वो किंग ही देखता था। फिर क्या हुआ कि उसके बाद मेनली क्या हुआ कि जो जापान वाले थे, जापान वाले बहुत मतलब रूथलेस थे, या कह लो कि इन्होंने बहुत रिप्रेस किया कोरिया को। कोरिया को इन्होंने इतना वो किया कि इन लोगों ने पूरा कोरिया का जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की कोशिश की। वहाँ पे जो जापानीज है, जापानीज को ला के वहाँ बसाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ के सिलेबस को चेंज कर दिया। 2 लाख से ज्यादा जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे उन लोग को जला दिया, ताकि कोरिया का अपना कोई हिस्ट्री न बचे। फिर उन्होंने क्या किया, इवन उन लोगों ने क्या किया, वहाँ जो पेड़ थे, बहुत सारे ट्रीज थे, उन लोगों को काट काट के उन लोगों ने वहाँ पे जापानीज जो ओरिजिन के ट्रीज थे, जो प्लांट, उन लोग का प्लांटेशन करना शुरू किया, ताकि जो कोरिया पेनिनसुला है वो सिमिलर टू जापान दिखे। और उन लोगों ने बहुत सारे उन लोगों ने उससे पहले बुद्धिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। उन लोगों ने फिर क्या किया कि इन लोग का जो नाम होता है पीछे, क्लैन का नाम होता है, जो हमारा जैसे हम लोग यहाँ कास्ट का पीछे नाम होता है वो क्लैन नाम होता है उनके यहाँ, तो उसको हट यूज करने के लिए मना किया। बहुत सारा उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। वहाँ पे इन लोगों ने जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को अपने तरीके से करवाना शुरू किया, जो जापान की नीड थी, जो जापान को चाहिए था उसकी मार्केट की, वो सब चीजें वहाँ प्रोडक्शन करवाने लगा। और उन्होंने बहुत मतलब कि
एक वहाँ का कल्चर, जो एक कल्चर आइडेंटिटी होती है उसको चेंज करने की कोशिश की कि कल को जो कोरिया है वहाँ का पूरा कल्चर आइडेंटिटी चेंज कर देंगे हम, तो कोरिया अपने आप एक कल्चरल कॉलोनी हो जाएगा जापान का। और कोरिया वाले अपने कल्चर को भूल के जो जापानी कल्चर है उसमें मिल जाएंगे, और फिर ये कहीं ना कहीं एक क्या होता है, हम पे मतलब टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ था कि ये सब चीजें हो रही थी, इसमें क्या हुआ 1999 में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अप्रैल मार्च फर्स्ट मूवमेंट हुआ था 1990 में, मार्च फर्स्ट मूवमेंट हुआ था। इस टाइम में क्या हुआ था कि जो कोरियन पीपुल है, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कॉल किया इंडिपेंडेंस के लिए, जापान से इंडिपेंडेंस के लिए। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इसमें 8,000 करीब लोग मारे गए थे, बहुत लोग लाख में पीपुल जो थे वो इसमें, बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी, और बहुत सारे तो इसको जो जापान में था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कोरियन कल्चर एंड रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने बहुत लोगों को कॉल दिया कि लोग इसके सपोर्ट में आए। और वही जो मार्च फर्स्ट मूवमेंट है वो जापान की हिस्ट्री में बहुत नहीं सॉरी साउथ कोरिया की हिस्ट्री में बहुत फेमस है। और उसी समय चाइना से प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, जो कोरियंस थे उन्होंने अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है कि जैसे कि यहाँ पे जापान का कब्जा था तो यहाँ से अपनी गवर्नमेंट चला नहीं सकते थे। जैसे कि अभी दलाई लामा क्या है कि वो तिब्बत में है, तिब्बत में रहते थे, तिब्बत को अपना अलग स्टेट मानते हैं, अलग एक कंट्री मानते हैं। लेकिन चाइना ने वहाँ कब्जा कर लिया, जब चाइना ने कब्जा कर लिया तो वहाँ से जो दलाई लामा है अपने सपोर्टर्स के साथ वो इंडिया में फ्ली कर गए। जब वहां पे वो फ्ली कर गए तो वो अभी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ से तिब्बत का चल रहा है, वैसे ही सेम उस टाइम में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ये लोग चाइना से चला रहे थे, कोरिया का। फिर उसके बाद क्या है, बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुआ, बीच में इवन वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो कोरिया को और रिप्रेस किया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जो था जापान जो था वो जर्मनी के साथ जो एलाइज थे उनके अगेंस्ट लड़ रहा था, पूरे ईस्ट एशिया में वो कंट्रोल करना चाह रहा था। तो ऐसे टाइम में जो उसकी जो मिलिट्री नीड्स होती हैं, जो लेबर चाहिए होता है, फिर उसके बाद बहुत सारा उनको पैसा चाहिए होता है, बहुत सारी उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे आर्मी के जो वो सोल्जर्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो इस चीज के लिए उसने जापान को बहुत एक्सप्लॉइट किया। जापान जापान ने कोरिया को बहुत एक्सप्लॉइट किया। वहाँ पे इन्होंने जो भी उनको नीड होती थी कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत सारी उनको जो रिसोर्सेस थी वो ये कोरिया से ले जा रहे थे। इवन यहाँ के लोगों को फोर्स लेबर में, जैसे इनकी जो आर्मी थी वो मार्च करती थी आगे, लेटेस्ट सपोज म्यांमार में आई, फिर चाइना गई, तो ये अपने साथ साथ आर्मी पीछे पीछे लेबर्स भी आते थे उनका, कुक भी आते थे, कुछ खाना बनाने वाले, कुछ सफाई करने वाले, कुछ वॉलंटियर्स नॉर्मली उनके वर्क करने वाले। इवन जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो जो सबसे ज्यादा मतलब उनकी हिस्ट्री में सबसे जो बेड फेस माना जाता है वो है, एक कंफर्ट वुमेन का टर्म हो सकता है कभी आए, लेकिन एक कंफर्ट वुमेन होता है। कंफर्ट वुमेन में ये हुआ था कि जो जापान की मिलिट्री थी जब वो आगे पूरे ईस्ट एशिया मार्च कर रही थी और सारे कंट्रीज पे कब्जा कर रही थी, तो जो उनकी मिलिट्री थी वो अपनी फैमिली से दूर थी, अपनी वाइफ से दूर थे। तो उनका एक वो होता है कि एक फैमिली उनका नहीं था। तो जो उनके जो ये थे सोल्जर्स थे, वो कहीं ना कहीं एक उनकी सेक्सुअल नीड्स को वो करने के लिए, प्लीज करने के लिए इन्होंने क्या किया था, कोरिया की बहुत सारी जो गर्ल्स थी उनको फोर्सफुली एबडक्ट करते थे। और जहां पे भी इनकी मिलिट्री होती थी, जो जापान की मिलिट्री जैसे चाइना गई फिर या म्यांमार साइड में आई, तो ये लोग जहाँ पे इनकी मिलिट्री जो स्टेशन होती थी वहां पे एक कंफर्ट वुमेन का एक जोन बनता था, एक जहाँ पे ये अपना सेक्सुअल नीड्स को पूरा करते थे फोर्सफुली अबडक्ट करके, जहाँ पे ये लोग रेप करते थे। और इसकी वजह से आज तक एक्चुअल काउंट पता नहीं चला कि ऐसी कितनी औरतें थी। और इसके लिए बाद में बहुत सारी ह्यूमन राइट वायलेशन हुए, बाद में जापान पे बहुत सारे आरोप लगे, जापान को कई बार कोरिया में प्रोटेस्ट होता है कि जापान इसके लिए कोरियन पीपल से माफी मांगे, कई बार इन्होंने कंपनसेशन भी मांगा है। और अभी तो मैक्सिमम जो कंफर्ट वुमेन में जो रही हैं जो वुमेन्स रही हैं ज्यादातर की डेथ हो चुकी है, फिर भी कुछ बची थी। अभी रिसेंट ईयर्स में भी हुआ है, कई बार प्रोटेस्ट हुआ है। अभी जो आपका ये इवेंट जो अभी ओलंपिक चल रहा है जो जापान में, उसमें भी एक मीडिया में किसी ने कमेंट कर दिया था कि जो आज कोरिया इतना डेवलप है वो जापान की वजह से डेवलप है। तो अभी कोरिया में फिर से उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि कंफर्ट वुमेन वाला जो इश्यूज था कि पूरे कोरिया से लड़कियों को उठा ले जाते थे,
तो उस पे अभी भी इन लोगों ने उसके लिए बोला कि आपको माफी मांगना चाहिए कोलिंस पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1945 में। 1945 में क्या हुआ कि जो जापान था, जापान में जब उसके यहाँ 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएस ने बॉम्बिंग किया था, एटॉमिक बॉम्बिंग किया था, तो उसके बाद उसने क्या किया था, सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया तो 1945 में तो क्या हुआ कि एक वैक्यूम बन गया। जो कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पे पावर का वैक्यूम बन गया। अब उसमें क्या था कि कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, और कुछ थे जो जैसे सिंगमैनली जो थे यूएस से बैक थे, यूएस में रहते थे। ऐसे ही दूसरी साइड जो थे किम उल सुंग थे, ये रशिया इनको सपोर्ट करता था। रशिया में ये थे, रशिया में इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली थी और रशिया इनको सपोर्ट करता था। तो 1945 के बाद दोनों जो सुपर पावर थे, रशिया और ये अमेरिका, तो जो रशिया में था उस समय स्टालिन था। स्टालिन जो था, स्टालिन तो चाहता था कि जो हमारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वर्ल्ड में फेमस हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को फॉलो करें, उसका इन्फ्लुएंस बढ़े। तो स्टालिन का था कि कोरियन पेनिनसुला को हम एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाएंगे। और इधर से यूएस था, यूएस उसको दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, यूएस और रशिया। तो यूएस चाहता था कि एक कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो दोनों ने कब्जा करना शुरू किया, ऊपर से कब्जा करना शुरू किया रशिया ने, नीचे से साउथ साइड से यूएस ने। दोनों जहां पे मिले उसी को 38 पहले डीएमजेड बोल दिया गया। दोनों जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो बीच में एक लाइन डीएमजेड बना दिया गया। फिर इन लोग का ये था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो ये ऑक्यूपेशन है ये टेम्परेरी है। ये एक टेम्परेरी इन दोनों के बीच में एक टेम्परेरी क्या कहेंगे, डिवाइडर है। बाद में इनका यूनिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 1940 इन लोगों ने सोचा कि बाद में ये दोनों एक यूनिफाई हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, इसकी वजह से इन लोगों के बीच में कभी ये यूनिफाई नहीं हो पाए। 1948 में क्या हुआ कि जो यूएनओ था, यूएनओ के हेल्प से 1948 में 15 अगस्त 1948 में जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया था ये स्टेबलाइज हो गया था। और उधर इन्होंने डेमोक्रेटिक ये डीपीआर के जो इन्होंने बना दिया ये नॉर्थ कोरिया में। किम इल सुंग जो थे उसके पहले प्रीमियर बन गए, और उनको रशिया का बैकअप था, स्टालिन का। और उस समय जो चाइना था, चाइना का भी पीपुल्स रिपब्लिक चाइना ये फॉर्म नहीं हुआ था, क्योंकि 1949 में हुआ था, तो 48 में ऐसा कुछ था नहीं। तो उस समय क्या हुआ कि एक 1948 में जब दोनों कंट्री अलग हो गए, तो जो ये था किम इल सुंग था, ये सोचता था कि मैं कोरिया को यूनिफाई कर दूं, क्योंकि उस समय जो ये कोरिया था, नॉर्थ कोरिया था, ये ज्यादा पावरफुल था। नॉर्थ कोरिया के पास बेटर मिलिट्री थी। नॉर्थ कोरिया उस समय वर्ल्ड की 70 या 18 नंबर पे सबसे बड़ी जीडीपी थी, जबकि जो साउथ कोरिया था 188 रैंक थी जीडीपी में उस समय उसके पास। नॉर्थ कोरिया के पास सारे रिसोर्सेज थे, सारे उसके पास कोल थे, मिनरल्स थे। साउथ कोरिया के पास कुछ नहीं था। तो इस टाइम में जो था नॉर्थ कोरिया बहुत स्ट्रांग था, और नॉर्थ कोरिया चाहता था कि हम अटैक करें साउथ पे और उसको कंट्रोल कर दें, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 1950 का जब टाइम आया तो माओ जेडोंग जो थे वो 1949 में चाइना में आ चुके थे, और स्टालिन भी थे उस टाइम। तीन लोगों ने आपस में एक बात की होगी, और उन लोगों ने हुआ कि चलो साउथ कोरिया पे हम अटैक करते हैं। तीनों साउथ कोरिया पे अटैक किया। और 25 जून जो है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। 25 जून 1950 में जो था नॉर्थ कोरिया ने इन्वेजन किया साउथ कोरिया पे। और कोरियन ये क्या कहते हैं, इसको फादरलैंड लिबरेशन वॉर कहते हैं, मतलब हमारे पूर्वजों की जमीन है तो हम इसको इन्वेजन करके इसको लिबरेट करेंगे। और 25 जून 1950 से लेकर 27 जून 1953 तक वॉर चला। नॉर्थ कोरिया को जो मिलिट्री सपोर्ट मिला था चाइना एंड सोवियत यूनियन का, और साउथ कोरिया वाज बैक्ड बाय द पर्सनल फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, प्रिंसिपली द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मेन उसमें कंट्री था वो तो यूएस था, और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जो इनका इन्फ्लुएंस था यूनाइटेड नेशंस में। तो वहां पे जो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी सेना क्यों भेजी, क्योंकि ये बोला कि जब दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो गई है, दोनों ने अपना अपना एक वो कर लिया, 38 पैनल बन चुका है, तो उसमें मतलब ऑफिशियली नहीं बना था, लेकिन एक था कि आप उसमें
उस पर अटैक नहीं कर सकते थे। तो उस समय क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर के बाद जो था यूएन बना था, यूएन में यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल था, वो सिक्योरिटी काउंसिल, तो जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल था, इसने बोला कि ये गलत है, नॉर्थ कोरिया जो है ये जो इन्वेजन कर रहा है ये एक तरीके से लीगल नहीं है और ये गलत है। तो उसने 21 कंट्रीज के थ्रू आर्मी भेजा था। तो उसमें क्या हुआ कि दूसरी साइड से जो चाइना चाइना की आर्मी भी आ गई थी उस वॉर के बीच में। तो जो वॉर था वो 25 जून 1950 में स्टार्ट हुआ था। और जब ये नॉर्थ कोरिया के लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू किया और इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया साउथ में, फिर क्या हुआ 1953 में जो कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट था वो साइन हुआ और कोरियन वॉर जो था वो खत्म हुआ। उसमें 2 मिलियन लोग दोनों साइड से मरे, मतलब 20 लाख के करीब दोनों साइड से लोग मरे थे। और इसमें जो साउथ कोरिया का सिचुएशन था बहुत बुरा हो गया था। मतलब ऑलरेडी वो बहुत पुअर कंट्री था, उसके पास जो पर कैपिटा इनकम था बहुत कम था, जीडीपी कौन बहुत कम थी। और कोरियन वॉर के बाद उनकी स्थिति और भी बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ 1950s में क्या हुआ था कि साउथ एंड सस्टेनेड वेरी क्रूशियल यूएस मिलिट्री इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। जो साउथ साउथ जो था, मतलब साउथ कोरिया जो था, उसको मिलिट्री सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट जो था वो यूएस से मिला था। और इसमें पूरे लड़ाई में क्या था ना कि जो ये रस्सा था, रस्सा जो था इसने क्या किया था कि जो यूएन ने जब सेना भेजा था तो उस समय ये नॉर्थ कोरिया को बैक इसलिए नहीं कर पाया, सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें रसिया भी था। लेकिन रसिया ने क्या किया था, यूएन का बाइकआउट किया था। रसिया ने यूएन का बाइकआउट इसलिए किया था क्योंकि जो यूएन था, तो उस समय क्या था कि जो चाइना में एक वॉर चल रहा था, तो चाइना में दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट था। एक तो था कि कुमिनतांग की पार्टी जो थी वो ताइवान को सपोर्ट करती थी, और माओ जेडोंग जो था वो यहाँ पे था, क्या कहते हैं, मेनलैंड जो चाइना है वहाँ पे ये रूल कर रहा था। तो जो यूएन था वो ताइवान को चाइना मानता था। तो इसको अगेंस्ट में जो रशिया जो था, वो रशिया ने क्या किया था कि यूएन का बाइकआउट कर दिया था। तो उस समय क्या हुआ था कि 1960s में क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट सिंगमैन ली थे ये स्टेप डाउन कर दिए क्योंकि इन पे इलेक्टोरल फ्रॉड का इन पे आरोप लगा था। और ये उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में आया था, ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसमें पॉलिटिकल फ्रीडम्स थोड़ा लिमिटेड थी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर 1961 में क्या हुआ, मिलिट्री को हुआ, जनरल पाक चुंगी जो थे पावर में आए थे। और पाक चुंगी जो थे ये इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया था। ये मतलब कोरियन हिस्ट्री में एक डिक्टेटर तो थे, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ की डेवलपमेंट में। फिर 1963 में जनरल पार्क जो थे इन्होंने क्या किया, फिर इलेक्टोरल, पहले तो इन्होंने मिलिट्री को किया था। फिर 1963 में ये चुनाव के थ्रू, मतलब इलेक्शन के थ्रू ये रिस्टोर किया पॉलिटिकल फ्रीडम को, और थर्ड रिपब्लिक फिर इन्होंने बनाया, मतलब इन्होंने नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और थर्ड रिपब्लिक आया। मेजर प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिगेन्स, इनके टाइम में सारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इन्हीं के टाइम में स्टार्ट हुए थे। 1972 में क्या हुआ, मार्शल लॉ आया। पार्क ने क्या किया, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस लाए। फिर उसी उसी टाइम में क्या हुआ था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में दोनों में, मतलब ये जब कोरियन वॉर हुआ उसके बाद से ही इन दोनों के बीच में कुछ कुछ, मतलब इंडिया पाकिस्तान का जैसे होता है इनके बीच में भी ऐसा, मतलब एक एनमी टाइप का वो है। और बीच बीच में ये डायलॉग करते रहते हैं कि ऐसे यूनिफिकेशन हो, कैसे यूनिफिकेशन हो। अब दोनों मानते नहीं है, वो कहता है कि कम्युनिस्ट कंट्री होनी चाहिए, वो कहता है डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। तो उसके बाद 1970 के बाद दोनों कंट्री के बीच में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ कि कैसे डायलॉग हो। फिर 1979 में जो पाक चुंगी थे इनको एसेसिनेट कर दिया गया, ये इनको किसी ने मर्डर कर दिया। फिर उसके बाद क्या, जनरल चुंग दो वान जो थे ये पावर में आ गए थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक होता है ना कि जो मेजर प्रेसिडेंट रहे हैं उनका तुमको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं, क्योंकि पूछ देता है, इसमें भी पूछ देता है कि 4 प्रेसिडेंट का नाम दे दिया, बोला इसमें 3, उसमें सही है गलत है बोल दिया कि इसमें कौन से प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। तो पता होना चाहिए। 1979 में जनरल चुन दो वान जो थे ये पावर में आए थे। उसके बाद 1980 में मार्शल लॉ जो था उसको डिक्लेयर किया गया था। जब स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कि जो आर्मी थी उन्होंने 200 लोगों को करीब मारा था। उसके बाद फिफ्थ रिपब्लिक फिर आया, इसमें नया एक रिपब्लिक क्या है, फिफ्थ रिपब्लिक। नेक्स्ट स्लाइड। 1981 में क्या हुआ, चुंग दो वांग जो थे ये इनडायरेक्टली बिना मतलब
इलेक्शन के ही ये 7 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट बन गए थे। मार्शल लॉ एंड हुआ था और गवर्नमेंट कंटिन्यू की स्ट्रॉन्ग पावर टू प्रिवेंट डिसेंट, मतलब प्रोटेस्ट ना गवर्नमेंट के खिलाफ करे, क्योंकि ये कोई डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के ये प्रेसिडेंट तो बने नहीं थे, तो कल को जो लोग वहाँ के हैं वो प्रोटेस्ट ना करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कैसे डिसेंट को प्रिवेंट करे, इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि अपने पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की उसने। उसके बाद 1986 में क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया और उसमें क्या किया कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ पहली बार। उसके बाद क्या हुआ कि कोरिया में रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। डेमोक्रेसी वहाँ बहुत कम रहा है, कहने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे 2000 के पहले मैक्सिमम जो लोग थे उन लोगों ने वो किया था, जो मिलिट्री से आते थे जनरल, मैंने रूल किया था। फिर 1980 में क्या हुआ था कि जो साउथ कोरिया था उसने अपना जो उसने शिफ्ट किया कि कैसे हम हाईटेक इंडस्ट्रीज पे ध्यान दें, कैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री पे ध्यान दें, कैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपनी पकड़ बनाया, इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया था। फिर 1987 में चुंदो वान जो थे उन्होंने उनको हटा दिया गया था, वो अपने प्रेसिडेंट वाले पोस्ट से वो हट गए थे। इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्डअप हुआ। उसके बाद मतलब बाकी कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर बनाया कि कैसे मतलब कि वहाँ पे क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रही थी, तो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हुआ और छठवां वहाँ पे 6th कॉन्स्टिट्यूशन आया और वही कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चल रहा है। उसमें क्या था कि जनरल रो थे वो सक्सीड प्रेसिडेंट चुंदो वान। देखो ये भी एक जनरल है, लेकिन ये 1987 में ये बने थे। नेक्स्ट, उसमें 1988 में क्या हुआ, ओलंपिक गेम्स हुआ सियोल में, समर ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स मतलब समर ओलंपिक गेम्स ही है, और पहला फ्री पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ वहाँ पे। फिर उसके बाद 1991 में हुआ था कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ज्वाइन यूनाइटेड नेशन, दोनों ने एक साथ यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया। 1993 में हुआ, प्रेसिडेंट रो जो थे उनके बाद ये किम यंग संग जो थे ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने 1993 में। फिर उसके बाद 1996 में साउथ कोरिया जो था OECD में, जो एक इनकम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ग्रुप है जो मेजर इकोनॉमिक्स वर्ल्ड की इकोनॉमी है उनकी एक अपना ग्रुप है। तो उसमें 1996 में साउथ कोरिया एडमिट हुआ था। फिर 1997 में क्या हुआ था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और इसमें साउथ कोरिया को लोन लेना पड़ा था। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 97 बिलियन US डॉलर का IMF से, इंडियन मॉनेटरी फंड जो है उससे लोन लेना पड़ा था। और उसमें क्या हुआ था कि जो भी ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है, इस साइड में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी स्टोरी है कि साउथ कोरिया कैसे, मतलब वहाँ के लोग कितने पेट्रियोटिक हैं। उसमें क्या हुआ था कि जब ये लोन लिया 97 बिलियन USD का, तो उस समय जो साउथ कोरिया में थे उस प्राइजेस बढ़ने लगे, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे। ऐसे टाइम में कोरिया जो 97 बिलियन US डॉलर का लोन लिया था उसमें से इसने सिर्फ 20 बिलियन USD खर्च किया था, और जो इसने लोन लिया था IMF को उसको वापस देना था। तो जब उसको देना था उसके 3-4 साल पहले इसने लोन को चुका दिया था। 97 USD में इसने सिर्फ 20 बिलियन जो USD था खर्च किया था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि साउथ कोरिया के लोगों ने, जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के पूरे देश के लोगों ने जो भी अपने पास गोल्ड रखा था उस गोल्ड को गवर्नमेंट को दे दिया था। उस समय कोरिया में 227 टन गोल्ड को इकट्ठा किया गया था, जो लोगों ने इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया ताकि गवर्नमेंट इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सके। और जो कोरिया का जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने का स्टोरी है, ये भी एक बहुत मतलब सक्सेस माना जाता है कि कैसे लोगों ने गवर्नमेंट का हेल्प किया और कैसे साउथ कोरिया रिकवर कर पाया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से। नेक्स्ट स्लाइड। फिर 1998 में किम डे जोंग जो थे ये प्रेसिडेंट बने। और इसमें एक पूछ सकता है क्वेश्चन कि सनशाइन पॉलिसी जो है ये किसने लाया था, या पूछ लेगा सनशाइन पॉलिसी जो थी वो किस ईयर में आई थी, या फिर ये सनशाइन पॉलिसी मतलब क्या है। सनशाइन पॉलिसी ये था कि किम डे जोंग जो थे इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नॉर्थ कोरिया से अपने रिलेशन को अच्छा करें। तो इन्होंने उस टाइम जो थे किम जोंग इल थे, ये उस समय पहले जो थे किम जोंग जो 1994 में थे, तो उसके बाद ये किम जोंग इल आए थे। 1994 में किम जोंग इल आए थे, तो उन्होंने उस समय इधर जो प्रेसिडेंट थे वो किम डे जोंग थे। तो दोनों ने मिलके आपस में डायलॉग किया, उसमें ये
हुआ कि किम जोंग ने कहा कि मैं मतलब जो नॉर्थ कोरिया था उस समय उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उसके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास मतलब बहुत सारी गरीबी थी, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, उनके पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा था। तो ऐसे टाइम में किम डे जोंग जो थे, इन्होंने अनकंडीशनल इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू साउथ कोरिया इन्होंने दिया सनसाइन पॉलिसी के अंदर में। इन्होंने ये कहा कि सनसाइन पॉलिसी के अंदर में ये था कि बिना किसी कंडीशन से, मीन्स मतलब हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, बिना किसी, इन्होंने उनको इकोनॉमिकली हेल्प किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको मेडिसिन दिया, उनको खाने, उनके लोगों को खाने के लिए दिया, वहाँ पे इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया। और उस किम डे जोंग के टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए दो दो कंट्री के बीच में। दोनों साइड की फैमिलीज जो थी, जो कोरियन वॉर में अलग हो गए थे या जब डिवाइड हुआ था तो कुछ लोग अलग हुए थे, दोनों साइड की फैमिली आपस में मिली और कुछ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज भी दोनों मिल के बनाए थे। तो ऐसे सनसाइन पॉलिसी जो था वो किम डे जोंग लाए थे, इसकी वजह से किम डे जोंग को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। फिर 2000 में क्या हुआ कि समिट हुआ, प्योंगयांग में समिट हुआ किम जोंग इल के बीच में और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट किम डे जोंग के बीच में। नॉर्थ स्टॉप्स प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट अगेंस्ट साउथ, दोनों के बीच में ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि पहले नॉर्थ जो था अपने यहाँ पे जो भी मीडिया होती थी उसमें दिन भर साउथ को बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता था, वर्ल्ड मीडिया को कुछ ना कुछ बोलता रहता था। तो वो जो प्रोपेगेंडा था उसने नॉर्थ ने उस समय जब इनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन अच्छा हुआ, उसने उसको बंद किया। फिर 2000 में अगस्त में क्या हुआ था कि लियाशन ऑफिस खुला बॉर्डर पे। पाम मुनजोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गांव है, एक दोनों जो डीएमजेड है, डीएमजेड के बीच में एक गांव है पाम मुनजोम। ये पाम मुनजोम जो है एक ऑफिस है, यहीं पे कोरिया जो ये हुआ था, कोरिया दोनों कोरिया के बीच में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो ट्रीटी साइन हुआ था 1953 का वॉर खत्म करने के लिए, वो यहीं पे साइन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 3 स्टोरी एक बिल्डिंग है, उसी में सारी मीटिंग्स होती हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी मीटिंग होती है वो पानमुनजोम में होता है। तो अभी जो ट्रम्प गए थे मिलने तो पानमुनजोम में ही मिले थे। फिर ये मुनजेइन जो मिले थे अभी क्यूम योंग उन से, वो भी पानमुनजोम में ही मिले थे। तो एक यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑफिस जो था उसको फिर से खोला गया था, बीच में बंद कर दिया गया था। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद 2000 में फिर खुला था। साउथ कोरिया गिव्स एमनेस्टी टू मोर देन 3500 prisoners, 100 North Korean meets their relative in South in highly charged emotional reunion. किम डे जुंग अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए किम डे जुंग के टाइम में, और उसमें यह था कि उन्होंने बहुत लोगों को आपस में मिलवाया, बहुत पॉलिटिकल जो ये प्रिजनर्स थे एक दूसरे कंट्री के जो बॉर्डर क्रॉस कर दिए थे, ऐसे लोगों को इन लोगों ने छोड़ा भी। तो उसके बाद क्या हुआ, इस सब जो सारे डेवलपमेंट्स हुए इन्होंने किम डे जोंग ने जो किया कि कैसे रिलेशन नॉर्मलाइज हो दोनों कंट्रीज के बीच में, इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। और फिर क्या हुआ 2001 में इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट है 2002 में क्या हुआ, रो मून ह्योन जो थे, ये मिलेनियम डेमोक्रेटिक पार्टी थे, ये प्रेसिडेंट बने। और इसमें क्या हुआ था, कैसोंग जॉइंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हुआ। कैसोंग जॉइंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है तो ये नॉर्थ कोरिया में है। इसको क्या है कि दोनों कंट्रीज ने मिलकर डेवलप किया है। और ऐसा था कि नॉर्थ कोरिया में क्या था कि इंडस्ट्रीज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास फैक्ट्रीज नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया उस समय साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से अपना रिलेशन ठीक करना चाहता था, तो उस समय इन्होंने इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री है। और वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था कि क्या इधर के जो लेबर्स थे, नॉर्थ कोरिया के भी जो इंजीनियर्स थे, लेबर्स थे या फिर स्किल्ड वर्कर्स थे, ये बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया में जाते थे। और ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर पे ही है, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया साइड में पड़ता है। और उधर से नॉर्थ कोरिया के लोग भी आके इसमें काम करते थे, और जो उसमें फैक्ट्री में जो आउटपुट होता था, तो इसके थ्रू क्या करते थे कि ये लोग मतलब इनके जो साउथ कोरिया की इसमें कोशिश ये थी कि कैसे नॉर्थ कोरिया से लोगों से अपना रिलेशन ठीक कर पाए, इसलिए इन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया था ताकि, और इसके थ्रू क्या है कि नॉर्थ कोरियन पीपल के जो लोग हैं उनके दिल में अपने लिए साउथ कोरिया के लिए एक इमोशन क्रिएट किया जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने ये डेवलप किया था। और इसके थ्रू क्या था कि जैसे नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एक पॉजिटिव जो पॉजिटिव इमेज है साउथ कोरिया का वो नॉर्थ कोरिया में जाएगा। फिर क्या हुआ 2017 में कंजर्वेटिव ली म्योंग जो थे ये प्रेसिडेंट बने।
कि 2012 में क्या हुआ था, साउथ कोरिया की इलेक्ट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पाक गुन ही कंजर्वेटिव सेनेटरी पार्टी से थी। और पाक गुन ही का क्वेश्चन ये पूछा था, पहले भी पूछा था कि ओनली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ओनली फीमेल प्रेसिडेंट है पाक गुन ही। और शी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पाक चुंग ही। वो पाक चुंगी जो थे इसके नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फादर थे, ग्रैंड फादर नहीं, फादर थे, ये उसके फादर थे। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद है कि 2013 में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ओपन कैसोंग जॉइंट कॉम्प्लेक्स एंड हॉटलाइन, इन्होंने रीओपन किया था। उसमें बीच में कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो बंद कर दिया था। 2013 में इन्होंने वापस से उसको खोला था। फिर 2017 में क्या हुआ था, सेंटर लेफ्ट कैंडिडेट मून जे-इन is elected president in landslide pledge to solve the North Korean crisis by diplomatic means। उसके बाद क्या हुआ कि मून जे-इन जो थे वो 2017 में वो आए और अभी वही प्रेसिडेंट हैं। 2018 में क्या हुआ था कि किम जोंग उन जो थे, ये फर्स्ट नॉर्थ कोरियन लीडर थे जो इंटर किए साउथ में। जब इन्होंने यहाँ पे पानमुनजोम बॉर्डर क्रॉसिंग था, वहाँ पे इन लोग की मीटिंग हुई थी। तो पहले ये नॉर्थ कोरियन लीडर है 1953 के बाद जो ये इसमें इस साइड में आए, साउथ साइड में आए, और दे एग्री टू एंड हॉस्टाइल एक्शंस एंड वर्क टुवर्ड रिड्यूसिंग न्यूक्लियर आर्म्स ऑन द पेनिनसुला। उन लोगों ने आपस में बात हुआ कैसे न्यूक्लियर आर्म्स जो है पेनिनसुला में खत्म किया जाए। तो इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज है कि जैसे साउथ कोरिया के पास अपना न्यूक्लियर कोई मिसाइल्स नहीं है, उसके पास कोई न्यूक्लियर अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ है, नॉर्थ ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था बहुत पहले, और उसने क्या किया, उसके पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं, तो वह हमेशा साउथ को धमकी देता रहता है। उसके पास एक डिटरेंस है बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट में। नॉर्थ कोरिया पे आज तक कोई अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है। अगर वो कुछ करेंगे तो वो उसको फायर कर देगा। उसी के लिए जो यूएस है, यूएस ने थर्ड को डिप्लॉय किया था कि कल को अगर न्यूक्लियर मिसाइल मारता है तो वो एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो कल को वो उसको काउंटर कर सकता है। तो ये है। बाकी इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को नॉर्थ कोरिया के बारे में, अगली क्लास में होगा तो नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ाऊंगा। तो उसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कनेक्ट करके कैसे क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे दोनों के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हुआ है, वो सब चीज़ों को पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ साउथ कोरिया को पढ़ाया है। तो बाकी अगले क्लास में जब भी क्लास होगा तो नॉर्थ कोरिया को हम उसमें सिर्फ नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन हो तो चैट में टाइप कर दो, मैं बता दूंगा। 2000 में मिला था, किम डेल जोंग को नोबेल प्राइज 2000 में मिला था। और पेनिनसुला वो होता है जो थ्री साइड से वाटर से जो वो लैंड मास जिससे थ्री साइड से वाटर हो, एक साइड से लैंड हो। अभी दोनों के बीच में रिलेशन वैसे ही है जैसे थे अभी, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लार्जेस्ट लेक जो है, देखो साउथ कोरिया का जो कोरिया का जो ये टेरेन है वो माउंटेनियस है, और ऐसा ट्रेन है कि वहाँ पे ज्यादा लेक है नहीं। और लेक जो है वहाँ पे है वो ज्यादातर मैन मेड है, मतलब कि जो हम डैम बनाते हैं तो डैम के बाद पानी को रिजर्व करने के लिए जो हम एक लेक बनाते हैं, तो वो लेक है। तो अभी कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि सोनयांग सोनयांग करके है, शायद उन्होंने ग्रुप में बोला था कि सोनयांग है, तो सोनयांग नहीं है। तो वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व है। और जो ये है जो मैंने कल बताया था वो ही सबसे लार्जेस्ट है। संगजू जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, और ये क्या है कि ये भी मैन मेड है दोनों। मार्च फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उसमें क्या था कि जो लोग थे वहाँ के और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो जापानीज रिप्रेशन था उसके अगेंस्ट में।
तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हम इंडिपेंडेंस बनाए, लेकिन जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसको जापान ने क्रश कर दिया था उसको, लोगों को। मतलब उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी। नेशनल ड्रेस नहीं होता है, मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस कहते हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो हानबोक है। सियोल का मेन रिवर जो है, सियोल में एक ही नदी है जो उसको क्रॉस करके बीच में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हान रिवर। हांगांग बोलते हैं, हांगकांग बोलते हैं वैसे कोरियन में। स्प्री रिवर नहीं है भाई, स्प्री रिवर यहाँ पे नहीं है। नॉर्थ और साउथ को कौन सा पुल जोड़ता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, और ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है।